हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ हमारे जो क्राइस्टचर्च की वेबसाइट है उसमें भी आपके एग्ज़ाम्स की अपडेट आ चुकी है। और बिकॉज़ एग्ज़ाम्स की अपडेट आ चुकी है तो हमारे एमकॉम फाइनल के भी एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एमकॉम फाइनल में क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो मैंने वहाँ पे टीचर से बात करी तो मुझे पता चला कि इसमें आपका कोई भी है, जैसे कि मैंने अभी ऑपरेशन रिसर्च खोला हुआ है, तो इसके अलावा आपका जो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, वो आपके स्टार्टिंग के 4 और 5 चैप्टर्स जो होंगे एवरेज में आपके उससे पूछे जाएंगे। आप ऑलमोस्ट हाफ आप अपनी तरफ से हाफ सिलेबस लेके चलिए और आपका इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च भी, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यूनिट, आप यूनिट के अकॉर्डिंग लेके चलिए। तो इसमें टोटल यूनिट आपकी दी हुई है सिलेबस में, 7 यूनिट्स दी हुई हैं। तो आप स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स अगर आपकी कवर हो जाती हैं तो ऑफकोर्स यू कुड से कि हाँ आप ऑलमोस्ट पेपर सही से ऑप्टिमम लेवल पे कर लेंगे कंप्लीट। तो इसलिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। और क्योंकि ये एग्जाम्स हमारे वीएसएसडी कॉलेज में भी बताए गए हैं तो वीएसएसडी में भी हो रहे हैं। ओ हाँ, इसमें तो और भी यूनिट्स है। देखिए ये 10 यूनिट्स है तो आपको अब एटलीस्ट 5 यूनिट्स तो कवर करनी ही होंगी, जिससे कि आपका एक एवरेज लेवल पे आप पहुंच जाइए। तो 4 यूनिट के बजाय अब आप 5 यूनिट ले लीजिए, क्योंकि इसमें 10 यूनिट्स हैं टोटल। तो क्यूइंग थ्योरी तक आपको कंप्लीट करना होगा इसमें। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वैसे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके लिए इजी पड़ता है क्योंकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर आपके में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा तो आपने उसमें कंप्लीट किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले चीज तो कि ऑपरेशन रिसर्च को करेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हमें कवर करने हैं। ओके, तो चैप्टर हमें कवर करने हैं यहाँ से। देखिए आप फर्स्ट चैप्टर कवर करिए। इसमें देखिए ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि आपको ज्यादातर जो चीजें मिलेंगी वो आपको इंजीनियरिंग लेवल की मिलेंगी। तो ये आपको देखना है कि इंजीनियरिंग लेवल से आपको थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल लेवल पे आप कैसे काम करें। देखिए इंजीनियर्स कहाँ पे वर्क करते हैं, वो कंपनीज पे वर्क करते हैं, राइट। और वो कंपनीज पे क्या वर्क करते हैं, वो प्लानिंग पे वर्क करते हैं, फोरकास्टिंग में, डिजाइनिंग में, ये सारी चीजों पे वर्क करते हैं। तो अगर वो इन सारी चीजों में वर्क कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो अपनी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड का कुछ ना कुछ यूज करते होंगे। और वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का यही चीज है जो कि है ऑपरेशन रिसर्च। इसमें होता क्या है कि आपकी जो साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं डिसीजन मेकिंग में। और उसी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके ये जो थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आपकी होती हैं। सबसे ज्यादा आपको टफ शायद लग सकता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। इसमें काफी टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका हो गया, आपका वर्टेक्स हो गया, और आपके डायमेंशंस के थ्रू ये बताते हैं। तो ये था काफी आपके लिए टेक्निकल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके से समझा सकूं, हालांकि मुझे भी काफी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। ओके, तो चलिए पढ़ चलते हैं आगे। अब देखिए चैप्टर को पहले तो ओवरव्यू लेते हैं। ओके, ये देखिए ये ऑपरेशन रिसर्च, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है एमकॉम के सिलेबस में, इसलिए आप इसको इसका मॉक पेपर ही देख रहे हैं कि भाई आप किसे एडवांटेज पूछेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, आपने अगर बुक ली होगी या फिर आपके पास कोई भी बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ऑपरेशन रिसर्च में भी क्या दिया हुआ है। ऑपरेशन रिसर्च में उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन का क्या मतलब है, एक्शन करना, ठीक है, एक्शन जो कि पीपल लोग करते हैं। फिर अब वो एक्शन कब करते हैं, वो तब करते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर अपने दिमाग में उन्होंने कोई प्रॉब्लम बना ली हो, और इसी हाइपोथेसिस के ऊपर, इसी प्रॉब्लम के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या होता है कि भाई वो फैक्ट्स को सीख करते हैं जिससे कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, राइट। तो वो सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे साइंटिफिक मेथड से, टूल से, टेक्निक से, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें एनालिसिस करेंगे। आपके पास भी जब प्रॉब्लम आती है तो आप देखते हो ना ये प्रॉब्लम आई कैसे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अभी की कंडीशन क्या है, क्या हमें इसमें डीप डीप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अवॉइड करना चाहिए, या फिर फेस करना चाहिए। ये सारी चीजें आप देखते हैं। आप अल्टरनेटिव देखते हो कि व्हाट कैन आई डू, प्लान देखते हो। तो वही सारी चीजें इसमें होती हैं। अब इसमें ऑपरेशन रिसर्च में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन रिसर्च का सबसे बड़ा जो एक फंक्शन होता है
वो ये फंक्शन होता है कि आपका रिसर्च एनालिसिस करने के बाद आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। और आप क्या करोगे कि क्योंकि ये साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है और प्रॉपरली रिसर्च है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, उसको पूरी तरीके से सुटेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करना होता है। क्यों एक्सेप्ट करना होता है? क्योंकि ये आपके ही चीजों से निकाला जाता है। अब इनका नाम आप याद रखते हो तो चर्चमैन, आखॉफ एंड आखॉफ। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता है कि आपके कौन कौन से कॉलेज में किस किस पैटर्न पे हो रहा है, बट जैसा कि मुझे पता चला है क्रैशशीट के बारे में, तो वहां पे बता रहे हैं कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहा है। तो अगर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहा है तो आपको इन सारे नामों में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सब्जेक्टिव में तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इजी नाम को याद कर सकते हैं, पर अगर आप सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं तो आप ये नाम याद रखिए, क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा गया है लास्ट ईयर्स में कि डायरेक्टली वो डेफिनेशन दे देते हैं और आपको दे देते हैं किसका दिया हुआ है। तो ये एक बड़ी चीज हो गई। तो चर्चमैन, एकॉफ एंड एकॉफ ने क्या कहा था कि ओआर क्या है? सिंपल है, साइंटिफिक मेथड है, टेक्निक है, टूल्स है, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि ऑपरेशंस में होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में होती है, और फिर हम उनको एज टू प्रोवाइड दोज इन कंट्रोल ऑफ सिस्टम एंड ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लेवल का। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? एक साइंटिफिक नॉलेज थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी टीम एफर्ट फॉर पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आप ये याद रखिए कि ऐसी जहां ने क्या कहा था, लिमिटेड रिसोर्सेज पे बात करी थी इन्होंने कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, साइंटिफिक तरीके से हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है। एचएम वैगनर ने क्या कहा था कि भाई सिंपल सी बात है, ऑपरेशन रिसर्च है, साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टिव मैनेजमेंट के। ओके, ये देखिए, अब मैं बहुत ज्यादा आपको थोरोली तो नहीं इसको बता पाऊंगी चीजों को, बट आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा आपको कंप्लीट करा सकूं। अब ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है आप देखिए, इसके कीवर्ड पकड़ लीजिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एचएम जारा में वो जो पीछे दिए थे एचएम जारा, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का एक लाइन की डेफिनेशन थी, विजुअल मेमोरी में आप उसे सेव करिए। ओके, एचएम वैगनर, देखिए एचएम वैगनर, एच ए जहा, तो ये कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है, मैं अभी मैंने पढ़ा और मुझे कंफ्यूजन हुई। तो आप इसमें थोड़ा सा एचएम जहा, एचएम वैगनर और एच ए जहा, आप इसे कंप्लीटली इसे विजुअल मेमोरी में सेव करें और कोशिश करें कि आप इसको पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और देखिए यहाँ पर आप ये लगा सकते हो AEIOU, तो AE के बाद इकोनॉमी आता है ना, इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज की बात होती है और लिमिटेड रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो एच ए जहा ने कहा हुआ है। ओके, ऐसा बोला गया है कि देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बट वी नेवर नो व्हाट मे कम। तो हमें थोड़ा बहुत ये भी ध्यान देना होगा कि हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स वी कुड अंडरस्टैंड, and because there are simple tables and all, I hope, let's see what are there। तो पहली चीज ऑपरेशन रिसर्च में क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सिंगल इंडिविजुअल है, हमें पता है सिंगल इंडिविजुअल के पास एक्सटेंसिव नॉलेज तो होगी नहीं ना, और अगर उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं होगी तो साइंटिफिक जो प्रॉब्लम चीजें हैं उनके अलग अलग फील्ड से अलग अलग, जैसे स्टैटिस्टिक हो गया, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इकोनॉमिक, इन सब से ला करके तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमें कुछ इंजीनियर्स चाहिए होंगे, कुछ स्टैटिशियंस चाहिए होंगे, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, इन सारे लोगों को मिला करके हम देखेंगे कि व्हाट कैन वी डू। जैसे कि एक सिंप्लेक्स मेथड है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड पता है क्या होता है? सिंप्लेक्स मेथड आप कम्युनिकेशन आईटी में भी देखते हैं। ये सिंप्लेक्स मेथड में आपका ट्रांसमिशन होता है, टू वे ट्रांसमिशन होता है, और उसमें वर्टेक्स होती हैं और ऐसी तरीके से सारी चीजें होती हैं, बड़ा टेक्निकल होता है वो। तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड कंप्यूटर में भी यूज हो रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग में भी यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें, जिसकी जो एक्सटेंसिव नॉलेज होगी वो अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों को होगी, दैट वी हैव टू नो। और फिर हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग लोगों को अपने यहाँ पर ला करके टीम बना करके उनकी हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस करवाएंगे और उसी एनालिसिस के बेसिस पे विल गेट टू नो कि भाई हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या होगी? अभी तो हमने देखा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि वेरियस डिसिप्लिन के लोगों को ला करके हमने टीम बनाई और उस टीम के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब वो क्या करेंगे, अब वो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीजें डाल देंगे
मेथडोलॉजिकल अप्रोच, ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच, ये सब डाल देंगे और उसमें कोई एक और नया सा ऑप्शन डाल देंगे विच में नॉट इवन कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट, तो वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट मेथडोलॉजिकल अप्रोच क्या है? द प्रॉब्लम विच इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस मैनेजेबल पार्ट, यानी कि हम क्या करेंगे कि हम प्रॉब्लम को तोड़ लेंगे कई पार्ट में और फिर उसे ऑब्जर्व किया जाएगा केयरफुली बाय ओआर टीम, जो कि हमने ऑपरेशन रिसर्च टीम में बना रखी है, ऊपर बनाई थी ना। अब क्या करेंगे कि हम इसको ओआर मॉडल में ट्रांसलेट करेंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे और असरटेन करेंगे सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस, और उन्हीं सॉल्यूशंस को हमें देखेंगे कि कौन सा सबसे सुटेबल सॉल्यूशन है और उसे हम अप्लाई करके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ओके, और जैसे ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाएगा हम उसे एक्चुअल प्रॉब्लम पे अप्लाई कर देंगे। तो ये वही हो गया कि हमने एक सैंपल उठाया, सपोज वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन में क्या किया गया, वैक्सीनेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी। वो किस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम थी? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम थी, एक कंट्री की प्रॉब्लम थी, एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम थी, तो वो हर एक लेवल पे इफेक्ट कर रही थी। हमने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या अपनाया? हमने देखा कि पहले तो रिसर्च किया गया डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उसे टेस्ट किया गया, पहले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बाद जब उसको टेस्ट करने के बाद ये पूरी तरीके से हो गया कि हाँ अब इसे वैक्सीनेशन शुरू किया, वैक्सीनेशन को एक्सटेंसिव लेवल तक ले जाया जा सकता है, तो फिर हमने वैक्सीनेशन करवाया। ओके, तो ये हो गया। फिर ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच क्या होगी? ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच हम क्या करते हैं कि हमें अगर बेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस को डिफाइन करना होगा ना। ऑब्जेक्टिविटी में होता क्या है कि हमने एक मेजरमेंट डाल दिया और उसी मेजरमेंट के अगर वो पैरामीटर सेट कर जाता है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, इस यही हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल सी चीजें हम बेंचमार्क डिसाइड कर देंगे ना। बेंचमार्क डिसाइड करने के बाद हम उसको जो भी अल्टरनेटिव एक्शंस होंगे हम उन्हें सिंपली उसको हम कंसिडर करेंगे कि क्या सही है एक्शन, क्या नहीं सही है एक्शन। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद टोटलिस्टिक अप्रोच होती है। टोटलिस्टिक अप्रोच में क्या करेंगे कि हम पहले तो एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, द डिसीजन और एक्शन शुड बी एनालाइज्ड फर्स्ट एंड देयर आफ्टर आपको एंड बिफोर इवेल्युएटिंग इट इट्स इफेक्ट इन होल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसीडर, यानी कि इसका इफेक्ट पूरा देखा जाएगा कि भैया इसका इफेक्ट कैसे क्या हो सकता है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये, और सिंपल सी बात है, आपके यहाँ प्रॉब्लम तो ऐसी चीज है जो हमेशा आती रहती है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन होनी चाहिए। हम इसको ओआर को पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आएगा तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे रिजल्ट्स को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ब्रॉड आउटलुक है, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च सिर्फ आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। पहली चीज, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है सिर्फ क्योंकि ये आपकी नई प्रॉब्लम्स को भी अनकवर करता है। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए हुआ क्या, जब आप रिसर्च करते हैं, सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि आपने वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल लिखा है, वैक्सीनेट किसी को किया गया, तो उससे आपको ये तो होगा नहीं कि एक तो होगा कि वो वर्क ही नहीं कर रही है ना, एक होगा कि वर्क भी नहीं कर रही है और उसके डेंजरस रिजल्ट भी आ रहे हैं, है ना, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका ये अनकवर हो गई प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम, तो वो नई प्रॉब्लम अनकवर हुई है तो उसको भी हमें सॉल्व करना रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा है, इसे हम ड्रॉबैक में भी लिख सकते हैं कि हाँ ये अनकवर भी कर देता है, अनफोल्ड करता है न्यू प्रॉब्लम, लेकिन ये ड्रॉबैक के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इसलिए है क्योंकि अगर ये अनकवर करता है तो ऑफकोर्स ये हमारे उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए देता है। आप ओरिजिन आप देख लीजिए कि 1940 में मैक्लॉस्की लाए थे, और इसके बाद आपने देख लो कि ये मिलिट्री ओरिजिन था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था, हुआ था। ओके, और फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज देम इनटू टीम टू असिस्ट सॉल्विंग स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत ही अलग तरीके का था कि एक वेसल बनाया गया था जो कि टारगेटेड जगह पे जाके हिट कर रहा था, ये आपने देखा होगा, या फिर आपने कभी वर्ल्ड वॉर 2 की मूवी हो तो वेरियस मिलिट्री, इवन उनको ये तक पता चल गया था किसी एक लेवल पे जाकर के अपनी अपोजिट टीम का कि उनकी जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी वो टैंकर्स हैं कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो जाकर उन्होंने डायरेक्टली हिट किया था। तो ये चीज आपको देखना है। इट वाज आल्सो नोन एज बाय सेवरल मेथड अदर नेम्स, जैसे कि मैनेजमेंट साइंस है, डिसीजन साइंस है, क्वांटिटेटिव मेथड है, ऑपरेशन एनालिसिस है, इसके नाम से भी इसे बोला जाता है। 1940 देखिए 1940 तो आपको पता चल गया कि 1940 में क्या हुआ था। अब इसके बाद देखिए
अब ऑपरेशन रिसर्च गॉट रिकॉग्निशन इन यूनिवर्सिटीज एज सब्जेक्ट वर्दी ऑफ एकेडमिक स्टडी। फिर सिंस देन इट्स गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि काफी ये सब्जेक्ट में इसको लाया गया, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन सब जगहों पे लाया गया। तो आप याद रखिए इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पब्लिक है, पबमेड में भी लाया गया, बिहेवियर साइंस सोशल वर्क हर जगह, कॉमर्स इंजीनियरिंग। आप देख सकते हो ऑपरेशन रिसर्च का कितना ज्यादा एक आप ये कह सकते हो कि जो ऑपरेशन रिसर्च है ये एक मिक्सचर है हर एक चीज का। और फिर आगे बात करते हैं 1949। आप देख लीजिए क्या हुआ, ऑपरेशन रिसर्च केम इनटू फोर्स इन इंडिया विद द ओपनिंग ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च यूनिट इन द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर, ऑपरेशन रिसर्च लेबोरेटरी। 1953 an operation research unit was established in the Indian Statistical Institute of Calcutta। तो ये भी आप देख सकते हैं। वैसे इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इतना डीप में पूछेंगे। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन मेथड इन नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे, नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे के लिए इसको लाया गया। फिर उसके बाद 1957 में क्या हुआ, एक सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म की गई 1957 में। 1959 में ऑपरेशन रिसर्च became a member of International Federation of Operational Societies and the first conference Operational Research Society of the India was held in Delhi। अब 1963 में ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ जर्नल ऑफ सर्च अदर जर्नल्स विच डील विद ऑपरेशन रिसर्च आज, जैसे कि जर्नल ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। अब इतना सारी चीजें आपको याद तो करनी पड़ेंगी, तो उसको हेल्प मैं कर देती हूँ फिर से। देखिए सबसे पहले कहाँ से आए, वर्ल्ड वॉर टू से। फिर वर्ल्ड वॉर टू पे आप आइए कि भाई 1949 में इंडिया में आ गया, ठीक है। फिर 1950 में क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटीज में रिकॉग्नाइज कर लिया गया, वेरियस डिसिप्लिन में इसको पढ़ा जाने लगा। फिर 1953 में क्या हुआ कि कैलकाटा में स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था, उसने कहा कि भाई आप इतनी वहां पर इतना ले आए हो, उसको पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी तो लाओ ना, हमें सर्वे करना है, हमें बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करनी है इसके बारे में, हमें यूज करना है इसको। फिर 1957 में इन्होंने क्या किया कि 1950 हाँ 1957 में कि 9 में, हाँ 1959 में 1957 में इन्होंने एक रिसर्च सोसाइटी बना ली। पहले स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में है, फिर सोसाइटी, इंस्टीट्यूट से फिर सोसाइटी पे आया, फिर सोसाइटी से इसने फेडरेशन बना ली। देखिए कितना बड़ा, एक छोटे से बड़ा बनते जा रहे हैं। फिर फेडरेशन बना ली इंडिया के अंदर दिल्ली में। फिर उसके बाद वेरियस इतना फेडरेशन हो गया तो भाई इसके जनरल्स भी खूब सारे चलने लगे। तो कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होना तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। इसमें शॉर्ट्स का भी अगर आए कोई ऑप्शन शॉर्ट्स बनाने का तो शॉर्ट्स बना के भी डाल दीजिए भाई कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल वीडियो में, तो और अच्छे से आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। स्कोप क्या है भाई, स्कोप तो पूछिए मत, बहुत स्कोप है इसके, काफी स्कोप है। जजमेंट फेज है ना, कि भाई डिटरमिनेशन ऑफ ऑपरेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करने में, और डिटरमाइनिंग द सुटेबल मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मेजरमेंट आपको सुटेबल लाने में करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर रिसर्च फेज में काम आता है ये कि ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आप सब जितने भी पढ़ रहे हैं, हम सब क्या सिर्फ हम भी पढ़ रहे हैं, हम सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि अपने एक बुक उठाइए, उस बुक में से वेरियस चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से वेरियस डिफ्रेंशिएट कर लें कि इस चैप्टर को शॉर्ट हम बनाएंगे। सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पर अपनी पिक जब अपलोड कर सकते हैं तो पढ़ाई का क्यों नहीं अपलोड कर सकते। और पिक अपलोड करेंगे आपको उससे कितना फायदा मिल जाएगा। तब आप, सिंपल सी बात है, कुछ सेलिब्रिटी तो है नहीं जो बहुत ज्यादा आपको उसमें कुछ कमाई हो जानी है, और इससे आपका कमाई बहुत बड़ी होगी, और वो कमाई होगी ज्ञान की। ओके, ज्ञान अर्जित करेंगे आप, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वेरियस डिसिप्लिन डेवलप हुई है और किस तरीके से उन्हीं डिसिप्लिन की वजह से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, हम सभी मिलकर ये कर सकते हैं। हम कहीं से भी हों, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देखा उससे रिलेटेड, कोई छोटा सा शॉर्ट बनाया और उसको तुरंत के तुरंत अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया, उसका लिंक डाला, इससे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा जिसे कहेंगे ब्रेन रिवॉल्यूशन। ब्रेन रिवॉल्यूशन यानी कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, चीजों को समझेगा। ओके, आगे बढ़ चलते हैं। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल, एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल डेटा, डेटा को एनालिसिस करता है, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए मैं एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ आपको इस वक्त क्योंकि टाइम नहीं है, और सॉरी मैं इतना ज़्यादा अच्छे से आप अभी देखोगे इसी वीडियो में कितनी सारी प्रॉब्लम है, और मे भी अच्छे से आपका ये लैग कर रहा होगा या फिर आवाज़ में भी कुछ दिक्कत आ रही होगी, आप बिल्कुल बताइए। आई ट्राई टू बी टू परफेक्ट जितना मैं हो सकूँ,
और हो जाता है ऐसा, कभी कभी नहीं हो पाता है। ओके, अब एक्शन फेज, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि भाई देखो मैंने बताया ना आपको कि ऑपरेशन रिसर्च में हो क्या रहा है। हम एक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, एक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, तो एक्शंस की स्टडी से ही हम रिएक्शन क्रिएट करेंगे ना, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। आपको बताया मैंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन वाला। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वो आप ले लो, उसमें ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में क्या हो रहा है आजकल, अभी वो लोग लेटेंट फेज में तो हैं, पर फिर भी वो लोग देख रहे होंगे ना कि क्या मेरा हमारी ऑटोमोबाइल्स इंडिया में चल रही है। इंडिया को ग्रेवयार्ड कहा जाता है ऑटोमोबाइल्स का, क्यों कहा जाने लगा? उन्होंने देखा ना कि यहाँ पे इतनी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज आई और नहीं चल पाई, अलग अलग तरीके से किसी ने मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड बनाया, फिर भी नहीं हो पाया। तो वो सारी चीजें देख के बोलते हैं एक्शन फेज। एक्शन फेज में क्या है, देखा ना आपने, जजमेंट फेज में होता है, रिसर्च फेज में होता है, एक्शन फेज में। आफ्टर द टू फेजेस आर कंप्लीट एंड स्टेबल सोल्यूशन भैया ट्रेन आप कर लो ना, तो फिर पर्सन who first presented the problem for the consideration, or a person who is in the position to take decision, make recommendation to the top management for accepting the proposed solution. Okay, ये पता नहीं क्या हो जाता है। okay, है ना, तो ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब एरियाज तो बहुत बड़ा है, इसको मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद ही तुरंत, और पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, होप अच्छे से हुआ हो, और मिलते हैं जल्दी ही, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है हमें ये सब पूरा का पूरा। ओके, देन सी यू सून, बाय।